चले सर आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंग 24 की अटेम्प्ट का एक छोटा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि रेशियो एनालिसिस के टॉपिक से पूछा गया है। इस सवाल की वेटेज है 7 मार्क की। इस सवाल की रिक्वायरमेंट में दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कहता है पार्ट ए में कहता है कि कंप्यूट ऑपरेटिंग साइकिल डेज ऑफ डीएल, दैट इज डेल ई लिमिटेड, फॉर 2023, and suggest one potential action for each component of the operating cycle to assist DL in decreasing its operating cycle days। तो 4 मार्क का कंप्यूटेशनल पार्ट है, 3 मार्क का थियोरिटिकल पोर्शन है। पहले वाले पार्ट में कहता है कि हमें इस कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल इन नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है, और दूसरे पार्ट में कहता है कि हमें पोटेंशियल एक्शन बताना है कि कंपनी किस तरह से अपने ऑपरेटिंग साइकिल को इंप्रूव कर सकती है। ऑपरेटिंग साइकिल के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि रिसीवेबल डेज, इन्वेंट्री डेज, पेबल डेज, इन सारे कंपोनेंट्स को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसके हवाले से हमें एक एक पोटेंशियल एक्शन बताना है और हमें ऑपरेटिंग साइकिल डेज कैलकुलेट करना है। सवाल की इंफॉर्मेशन रीड करें तो कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू डेल ई लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। हमारे पास सेल्स ड्यूरिंग द ईयर है 25% मार्कअप ऑन कॉस्ट 100 मिलियन। हमारे पास एवरेज करंट एसेट्स हैं 49 मिलियन। हमारे पास एवरेज क्विक एसेट है 21 मिलियन। हमारे पास रिसीवेबल और टर्नओवर है 7 टाइम्स। हमारे पास पेबल टर्नओवर है 9 टाइम्स। हमारे पास क्रेडिट पीरियड यूजुअली अलाउड टू कस्टमर 30 डेज, एंड हमारे पास क्रेडिट पीरियड यूजुअली अलाउड बाय सप्लायर 60 डेज है। अब अब ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और इन्वेंट्री के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने होंगे। सर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं देखें, या तो इनके फॉर्मूलाज वगैरह आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो ये भी थोड़ा लॉजिकली ड्राइव किया जा सकता है, ये भी थोड़ा लॉजिकली सोचा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल कि आपने इन्वेंट्री साइकिल के हवाले से इंफॉर्मेशन या इन्वेंट्री साइकिल के हवाले से नंबर्स कैलकुलेट करना है। तो इन्वेंट्री साइकिल के हवाले से हम रेलेवेंट नंबर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये चीज मैंने लिख दी, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे रीड किया जाता है, ये कैसे मैंने लिख दिया भाई। फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी का कॉस्ट ऑफ सेल्स है लेट से 2000, और कंपनी की एवरेज इन्वेंट्री में मेंटेन होती है लेट से 400। तो 2000 डिवाइडेड बाय 400 कितना आया? 5 टाइम्स। ये 5 टाइम्स का क्या मतलब है? 5 टाइम्स का मतलब है कि अगर कंपनी ऑन एन एवरेज 400 की इन्वेंट्री बेच रही है, एक कंपनी ऑन एन एवरेज 400 की इन्वेंट्री बेच रही है, और पूरे साल में हमारे पास 2000 की कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो इसका मतलब है कि पूरे साल में हम 5 दफा इन्वेंट्री को सेल परचेस करके काम चला रहे हैं। ये 4 टाइम्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर कंपनी 400 रुपए की ऑन एन एवरेज इन्वेंट्री मेंटेन करती है और पूरे साल में 2000 की गुड्स सेल कर रही है, इसका मतलब ये है कि पूरे साल में कंपनी अपना ये साइकिल 5 दफा चला रही है कि साल के शुरू में इन्वेंट्री, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा। ये काम पूरे साल में 5 दफा किया जा रहा है। और अगर मैं यही इंफॉर्मेशन आपसे नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करवाना चाहूँ तो नंबर ऑफ डेज में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर आप 365 को डिवाइड कर दें 5 से, कितना? 73 डेज। अब ये 73 डेज क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी हर 73 डेज में 400 रुपए की इन्वेंट्री सेल कर रही है फिर खरीद रही है, 400 रुपए की इन्वेंट्री सेल कर रही है फिर खरीद रही है, यानी कि कंपनी एक तरीके से 73 डेज की इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज मेंटेन कर रही है। सेम ये लॉजिक रिसीवेबल में, सेम ये लॉजिक पेबल। यानी फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल की बात करूं
तो ट्रेड रिसीवेबल के केस में हम क्या करते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब फॉर एग्जांपल कि कंपनी पूरे साल में 5,000 की सेल्स कर रही है और कंपनी का एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है लेट से 500, तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी ऑन एन एवरेज 500 का जो ये उधारी अपने सर ले रही है, 500 की जो अपने कस्टमर्स को उधारी दे रही है, ये साइकिल 5 दफा, ये साइकिल 10 साल में 10 दफा रन किया जा रहा है कि पहले 500 की सेल होती है, फिर पैसा रिकवर होता है, फिर 500 की सेल होती है, फिर पैसा रिकवर होता है, फिर 500 की सेल होती है, फिर पैसा रिकवर रहता है। यानी ऑन एन एवरेज कंपनी अपने ट्रेड रिसीवेबल के अगेंस्ट ये जो साइकिल है साल में 10 दफा बार बार रिपीट टर्न कर रही है। और अगर इसी को हम नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करना चाहें तो 365 डिवाइडेड बाय 10, 36.5। यानी कि हर 36वें दिन कंपनी की रिकवरी हो रही है, कंपनी नई सेल कर रही है, कंपनी की रिकवरी हो रही है, कंपनी नई सेल कर रही है। क्या ये बात समझ आती है हमें? अब हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि हमें ऑपरेटिंग साइकिल डेज कैलकुलेट करनी है, यानी कि वर्किंग कैपिटल साइकिल कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए हमारे पास इन्वेंट्री के नंबर ऑफ डेज होने चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल के नंबर ऑफ डेज होने चाहिए और ट्रेड पेबल के नंबर ऑफ डेज होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम इन्वेंट्री के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स और एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ सेल्स और एवरेज इन्वेंट्री। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली तो इस इंफॉर्मेशन तुम्हें कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बताया है कि 100 मिलियन की सेल्स है और 25% मार्कअप है। 100 मिलियन की सेल्स है और 25% मार्कअप है। तो मैं सिंपली यूं कर सकता हूं कि अगर मैं 100 मिलियन की सेल्स को मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, डिवाइड कर दूं 125 से, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा 80। ऐसा ही होगा ना? 80 मिलियन हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा हमें एवरेज इन्वेंट्री भी चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ, लेकिन हमारे पास एवरेज करंट एसेट्स है। एवरेज करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश इन बैंक। और हमारे पास क्विक एसेट्स हैं। क्विक एसेट्स में क्या क्या आता है? सर इन्वेंट्री हटा देते हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का डिफरेंशियल इन्वेंट्री हो जाएगा एवरेज 49 माइनस 21, कितना? 28। ये हमारे पास इन्वेंट्री साइकिल इन टाइम्स आएगा कि पूरे साल में कितने टाइम ये साइकिल चला, तो कितना आ रहा है? 2.857 टाइम्स। और अगर हमें यही चीज नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ डेज ऑफ इन्वेंट्री साइकिल वुड बी 365 divided by 2.857, 127.75 डेज। ये हमारे पास इन्वेंट्री साइकिल आ गया इन डेज। इसी तरीके से अगर हमें ट्रेड रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ डेज कैलकुलेट करना है तो हमें सेल्स का नंबर चाहिए, हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। सेल्स का नंबर कितना है हमारा? सर सेल्स का नंबर है हमारे पास 100 मिलियन और हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है। सर हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल नहीं आ रहा, लेकिन इस सवाल में हमें डायरेक्टली रिसीवेबल टर्नओवर कैलकुलेट करके दे दिया है, तो फिर तो ये तो और आसान हो गया कि आप सिंपली 365 डिवाइडेड बाय 7 कर दें, 52.14 ये डेज में आ गया हमारे पास। इसी तरीके से ट्रेड पेबल के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए, ट्रेड पेबल के नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए हमें परचेजेस और एवरेज क्रेडिटर्स चाहिए। अब यहाँ मेरे ख्याल है कि परचेजेस का डेटा भी नहीं है, लेकिन चलो परचेजेस के लिए तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी परचेस मान सकते हो, लेकिन स्टिल ट्रेड पेबल का डेटा नहीं है। हमें डायरेक्टली इन्होंने पेबल टर्नओवर 9 टाइम्स दे दिया है, तो सर पेबल के केस में हम 365 डिवाइडेड बाय 9 कर सकते हैं, 40.56 डेज आ गया। अब वर्किंग कैपिटल आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा कि वर्किंग कैपिटल साइकिल वुड बी इन्वेंट्री डेज 127.75, ट्रेड रिसीवेबल डेज 52.14 माइनस ट्रेड पेबल डेज 40.56, 13। ये हमारे पास
पार्ट ए सॉल्व हो गया जिसमें हमें ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज कैलकुलेट करना था। क्या ये समझ आता है? मैं आसान सा सवाल था वैसे तो। अच्छा, फिर इसके पार्ट बी में थ्योरेटिकल। पार्ट बी में क्या कह रहा है, सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ो। सजेस्ट वन पोटेंशियल एक्शन फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल टू असेस द कंपनी इन डिक्रीजिंग इन ऑपरेटिंग साइकिल। कंपनी अपना ऑपरेटिंग साइकिल कम करना चाहती है, ये जो 139 डेज आ रही है ना, इसको कम करना चाहती है। मुझे पहले तो ये पता है सवाल में मांगा क्या हमसे। तो क्या जवाब होना चाहिए इसका? सवाल की रिक्वायरमेंट में हमसे मांगा क्या है कि हमें अपने ऑपरेटिंग साइकिल को किस तरह से इंप्रूव करना है। तो ऑपरेटिंग साइकिल को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने कहा है कि मुझे हर कंपोनेंट को बताओ कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। मैं इसका एग्जामिनर कमेंट देख रहा था, तो एग्जामिनर कमेंट में लिखा था क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी। इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, examinees often give measures to improve debtor days only instead of giving one action for each component. अब देखिए, मेरे ख्याल है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि इन्वेंट्री कैसे इंप्रूव करता है, इसको ये नहीं पता ट्रेड पेबल का साइकिल कैसे इंप्रूव करता है। लेकिन एग्जामिनर का ये कमेंट इस बात की तरफ इंडिकेशन है कि स्टूडेंट ने सवाल को सही से समझा ही नहीं। स्टूडेंट सिर्फ ट्रेड रिसीवल के डेज इंप्रूवमेंट के हवाले से बताकर आ गया, तो फिर आपके पास 3 में से सिर्फ एक ही मार्क आ रहा होगा। आपको एक पॉइंट बताना है ट्रेड रिसीवल को इंप्रूव करने का, एक पॉइंट बताना है ट्रेड पेबल को इंप्रूव करने का, एक पॉइंट बताना है इन्वेंट्री को साइकिल को इंप्रूव करने का। सर, ट्रेड रिसीवल को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? सर, अपने कस्टमर्स को सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर कर सकता है, और सर अपनी क्रेडिट पॉलिसीज को इंप्रूव कर सकते हैं। ये देखें कि कौन से ऐसे गंदे कस्टमर्स हैं जो टाइम पे पेमेंट नहीं करते। जो ऐसे गंदे कस्टमर्स हैं उनकी इफेक्टिव प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको फॉलो अप बैकअप कॉल्स की जा रही हो कि उनसे पैसे टाइमली रिकवर किए जाए। ये 3 बातें थी, इसमें से एक बात लिख दी। सर, इन्वेंट्री साइकिल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? सर, सीजनिंग परचेजेस करके एक साथ हर वक्त ही बल्क क्वांटिटी मेंटेन ना करे, और सर उन सप्लायर से कांटेक्ट करें जो आपकी डिमांड पे, नीड पे, अर्जेंट बेसिस पे आपको माल डिलीवर कर देते हैं, आपको ज्यादा दिनों की इन्वेंट्री मेंटेन ना करनी पड़ रही हो। और सर अपनी इन्वेंट्री में आइडेंटिफाई करें कि कोई खराब स्टॉक, कोई स्लो मूविंग स्टॉक तो नहीं पड़ा हुआ जो फला फजूल पड़ा हुआ है, बिला फजूल हमारा पैसा फंसा हुआ है, उन स्टॉक को स्क्रैप कर दें। ये सारी बातें आ जाएगी कि भाई आप अपने क्रेडिटर्स के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे करो, उनसे ज्यादा दिन का क्रेडिट पीरियड लेने की कोशिश करो, ऐसे क्रेडिटर्स के साथ कांटेक्ट बनाओ जो कि ऑन डिमांड तुम्हें सप्लाई करते थे, तुम्हें इन्वेंट्री को बिल्ड करने की या बल्क करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर तुम्हारी इन्वेंट्री में कोई स्लो मूविंग स्टॉक वगैरह आ रहा है तो उनको तुम अवॉइड करो, इस तरह के स्टॉक को मेंटेन ना करो। इसी तरीके से ट्रेड पेबल कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? सर, ट्रेड पेबल को ऐसे इंप्रूव किया जा सकता है कि अगर कोई सप्लायर क्रेडिट टर्म दे रहा है तो उसके क्रेडिट टर्म को पूरा पूरा इस्तेमाल करे, वक्त से पहले पेमेंट ना करते। और ये इन्वेंट्री वाली में कवर हो गया ना। सर, ऐसे सप्लायर्स ढूंढें जो आपको ज्यादा से ज्यादा उधारी पे माल दे रहे हो। और क्या हो सकता है? उनका फोन ना उठाएं। सर, आईकेप ने देखते हैं आईकेप ने क्या लिखा है। आईकेप कहता है कि ट्रेड रिसीवर कलेक्शन पीरियड को इंक्रीज करने के लिए गिव इंसेंटिव टू पे कस्टमर ऑन टाइम, दैट इज अर्ली पेमेंट कैश डिस्काउंट। Do not transact with customers who have a history of defaulting and late payments. Automate the monitoring of account receivable. Resolve dispute with the customers as early as possible. अब ये चारों नहीं लिखने थे एग्जाम में, एग्जाम में 4 में से कोई एक पॉइंट लिखना था। Only one action is required for each component. इन्वेंट्री को कैसे बेहतर कर सकते हैं? Establish relationship with reliable suppliers for timely replenishment so that the stock level could be reduced. Identify and address obsolete or slow moving stock. ट्रेड पेबल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? कंपनी शुड यूटिलाइज क्रेडिट पीरियड गिवन बाय द एग्जिस्टिंग सप्लायर्स, फाइंड सप्लायर्स हु आर ऑफरिंग हायर क्रेडिट पीरियड्स एंड नेगोशिएट एक्सटेंडेड टर्म्स विद द एग्जिस्टिंग सप्लायर्स। आसान है? यस सर।
तो ये हमारे पास आसान सा क्वेश्चन नंबर 3 था। सर कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला करा दो।